यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हो पाया है। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पहले आपको याद होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स को फाई ई के द्वारा दर्शाते हैं। फॉर्मूला होता है ई इंटू ए। अब देखो, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है जिसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर हटा दो तो बचे कौन सा, यहाँ पे वोल्ट इंटू मीटर बचा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो इसमें जो भैया n होता है ना, ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता, इसलिए 4.2 जो है इसका मान संभव नहीं है। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला जो बल होता है इसे हम लोग E कहते हैं। अब भैया E क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए आप लोग। प्रश्न है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, इसे कहा जाता है कूलाम का नियम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आ चुका है और देखो क्या पूछा जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक मेरे भाई 80 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर सवाल आ चुका है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है बताइएगा। तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो यहाँ पे संरक्षी होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो, यानी कि आप हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सभी सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ना चाहते हो तो जरूर पढ़ सकते हो, क्योंकि ये हमारी गारंटी है कि आपको जो भी हमारे द्वारा नोट्स दिया जाएगा एग्जाम में उसके बाहर नहीं आएगा। और ये सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मात्र 199 में मिल जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, शॉर्ट लॉन्ग सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और मानो इतना चीज आपको सिर्फ 199 में, वो भी ऑल सब्जेक्ट का मिल रहा है, तो इसे जरूर परचेज कर लीजिएगा। कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070 82 1685 नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो कि हाँ भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं। यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे भाई, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। तो इसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये हम गारंटी लेते हैं ऑब्जेक्टिव भी बहुत कम दिया जाएगा और सब्जेक्टिव भी बहुत कम, जितना आप लोग पढ़ सकते हो। आसान भाषा में लिखा गया, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर कॉल। आओ देखो प्रश्न को कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है किसकी बताइएगा। ये होती है क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की और आवेश की प्रकृति की। तो इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक भैया यहाँ पे पूछा गया है। तो पृष्ठ घनत्व को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं पहले ये बता दो। तो पृष्ठ घनत्व को हम दर्शाते हैं रो के द्वारा। रो बराबर क्या होता है, नहीं भैया पृष्ठ घनत्व आयतन नहीं है जो रो के द्वारा, तो इसे हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बाई क्या होता है, यहाँ पे देखो ए हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एरिया को दर्शाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश का परिमाण होगा वो आवेश का पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। अगर रैखिक घनत्व पूछता तो लेमडा बराबर क्यू बाई एल हो जाता। और अगर आवेश का आयतन घनत्व पूछता तो यहां पे एक बात याद रख लो, रो बराबर क्यू बटा में भी हो जाता। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो
यहां पे बता के चलो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P द्वारा दर्शाते हैं, P बराबर Q इंटू में L होता है। अब देखो Q क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलम होगा, गुना में लंबाई का क्या होगा, मीटर हो जाएगा, तो कूलम गुना मीटर जो है यहाँ पे ये मात्रक हो जाएगा। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, इसका दूसरा मात्रक होता है डेबाई। यहाँ पे डेबाई याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दूसरा मात्रक डेबाई होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। बताओ जल्दी से, विभव प्रवणता बराबर क्या होगा, dV अपॉन dx, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है, देखो प्रश्न है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सही है। 11 का बताइएगा। यहां पे हो जाएगा एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी, ये फॉर्मूला है क्योंकि सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी फॉर्मूला है धारिता के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो आप लोग। अगला प्रश्न आ चुका है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में आर, क्योंकि सी समानुपाती आर होता है, इसे आप करते हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 1 फैराड बराबर क्या होगा। 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होता है, कई बार आपने पढ़ा होगा। सी बराबर क्यू अपॉन वी से आप निकाल सकते हो, सबसे आसान है। देखो यहाँ पे क्या है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भैया, सदिश राशि है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न क्या है देखो जल्दी से बता दो। ऐसे बोलते हैं ना भैया अमेरिका के लोग, ऐसे द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा फटाफट से। 50 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया भैया फैराड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है कि वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, यहाँ पे बताइएगा वान डी ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस दैट जनरेट्स, बता दो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हाई वोल्टेज को ये उत्पन्न करती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, देखो क्या है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, जल्दी से बता के चलो। व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय अ पोटेंशियोमीटर, बता दो क्या हो जाएगा, तो विभवांतर को मापा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है, लेकिन वो वाला नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि गारंटी 199 में गारंटी हो रहा है और उसी से आएगा। बस पढ़ लो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तो मजा आ जाएगा। देखो जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। यहाँ पे प्रतिरोध पूछेगा तो घट जाएगा, क्योंकि विभव मापी की इसके माप सीमा पूछेगा ना तो फिर वो बढ़ता है। चलो देखो यहाँ पे है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। क्या होती है, अपसरित होती है। चलो ये बता के चलो मेरे भाई कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में येलो रंग का मान क्या होगा, पीला रंग का जो मान होगा वो 4 होता है, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया था बीबी रोए जीबी, बीबी रोए मेरे भाई जीबी, 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, वाई की जगह पे 4 है, इसका मतलब येलो का 4 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरे रंग के कोड का मान क्या होगा। हरा रंग का कोड जो होता है उसका 5 होता है, निकाल लीजिएगा बीबी रोए जीबी से आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न देखो, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है। 22 नंबर सवाल, बहुत अच्छे भैया, विभवांतर करेक्ट हो जाएगा तो लगा दो फिर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो कि विद्युत वाहक बल की क्या इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई बता दो आप लोग, तो विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है, तो चांदी हो जाएगा। बचपन से हम लोग 55 तक पढ़ते आ रहे हैं कि भैया चांदी करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बता के चलो, ऐसे वॉइस थोड़ा सा ऊपर में बारिश हो रही है मेरे भाई, तो ये मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। देखो यहाँ पे क्या है प्रश्न, प्रश्न है कि किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी यहाँ पे प्रथम नियम किस पर आधारित हो। प्रथम नियम आवेश संरक्षण, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण, ये दोनों याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बता दो क्या है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। यहाँ पे है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किसने की थी। ये किसने किया था मेरे भाई, ऑस्ट्रेड ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो।
अगला ये प्रश्न आपके सामने है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है? तो चाल और गतिज ऊर्जा दोनों ही अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न का जवाब बता दो, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होगा? तो अनंत हो जाएगा। आदर्श एमीटर होता तो शून्य लगाते, अगर सिर्फ एमीटर होता तो अति लघु यानी कि बहुत कम लगाते। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। बता दो कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? तो कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न क्या है आपके सामने और क्या पूछा जा रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? ये घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रख लो आप लोग। चलो बता दो, लोहा कोबाल्ट निकेल क्या है? लोहा कोबाल्ट तथा निकेल जो है ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो कि किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? क्या होता है? लेमडा बराबर h बटे एम भी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो कि टेस्ला इकाई होती है। टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला जो इकाई है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बता के चलते हैं चुंबकीय दिक्पात। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि म्यू बराबर क्या होता है? आई गुना में ए फॉर्मूला होता है। आई क्या है? धारा, तो इसका धारा का मात्रक एम्पियर होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिक होगी? तो लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक यहाँ पे सब्सटेंसेस याद रख लो। चलो देखो, प्रश्न है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 हो जाएगा। चलो हमें 70 तक जाना है मेरे भाई। आज थोड़ा सा इशू हो रहा होगा, वॉइस में प्रॉब्लम। चलो देखो, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? तो वो हेनरी होता है, और 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो आप लोग। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक फैराडे साहब थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखिए कि ये तो मैंने बताया कि भैया 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो यहाँ पे कि एसी परिपथ यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें परिपथ में शक्ति केवल कहाँ पर व्यय होती है ये बताना है आपको। तो ये व्यय होती है केवल प्रतिरोध में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहाँ पे प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? तो प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है हमसे कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा का ये क्या मापता है? तो ये प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान को मापता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मापता है ये। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो प्रश्न क्या है, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है N2 इज ग्रेटर देन N1। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? दिष्ट धारा के लिए 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे भैया डायरेक्ट करंट है ना। चलो अगला बताओ यहाँ पे एक्स किरण क्या है? एक्स किरण जो होता है ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो बता दो यहाँ पे प्रश्न है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है? विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है कैथोड किरण। क्या मेरे भाई? कैथोड किरण। आइए अगला प्रश्न को देखिए आप लोग कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा है? दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है माइक्रो तरंगे। क्या है मेरे भाई? माइक्रो तरंगे। आइए अगला प्रश्न को देखिए आप लोग। प्रश्न है यहाँ पे सबसे अधिक आवृत्ति होती है, सबसे अधिक आवृत्ति किनकी होती है? तो गामा किरणों की सबसे अधिक आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। प्रश्न क्या है देखो, प्रश्न है कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग हैं। तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग कैसे हैं? तो नीला, पीला, लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। तो पहले प्रकाश वर्ष क्या है? तो 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष है।
और प्रकाश वर्ष का मान 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होता है? तो ये होता है भाई 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो यहाँ पे मृग मरीचिका का कारण क्या हो जाएगा? ये होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है और ये पूछ रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़े तो हो आप लोग, अपवर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक है, 2.42 होगा। इसका जो है अगर आपसे पूछ देगा कि क्रांतिक कोण कितना होता है, तो क्रांतिक कोण होता है 24.41 डिग्री। ये भी बात आप याद रख सकते हो। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है तो समतुल्य क्या होगा? भाई उत्तल ही होगा, ऑप्शन ए लगा दो। अगला प्रश्न का जवाब बताओ आप लोग। यहाँ पे प्रश्न क्या है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? वेग और तरंगदैर्घ्य जो है ये परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन ए लगा दो। अगला प्रश्न का जवाब बताओ आप लोग। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, भैया अभी तक क्लास को लाइक वाइक नहीं किए हो क्या आप लोग? बताओ एक बार, क्लास को लाइक कर लीजिएगा सभी साथी, जितने साथी देख रहे हो ना इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। देखो, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण व्यतिकरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा, वायुमंडल जब ना हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति यहाँ पे कितनी होती है? 0, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये लगभग 2 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि ब्रूस्टर का नियम क्या होगा? म्यू बराबर 10 IP, म्यू बराबर 10 IP होता है भैया किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न क्या है, देखो किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है? एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे फोटोन कहा जाता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। अगला प्रश्न देखो, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो साहब जो थे ना मेरे भाई, वो थे यहाँ पे डी ब्रोगली साहब। ऐसे पढ़ा है ना, लेमडा बराबर H/mv, लेमडा बराबर H/mv, याद रख लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कैथोड किरणों में क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए लगा दो आप लोग, सही जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता दो कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है, तो हमारा बात जो है 1 वोल्ट के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। अच्छा, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकेंड। ये सब आप याद रख लो, आता है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 क्या है कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? लगभग मेरे भाई ये होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, हमने पूरा 70 क्वेश्चन को कर लिया है। क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही है? ऐसे संकीर्णन का मापन भी डेसिबल में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या बताया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए को लॉक कर दो। तो बताना ये क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। और सभी साथी जो है क्लास को लाइक कर लीजिएगा और ये 70 ऑब्जेक्टिव आप लोग याद करके आइएगा और स्कोर कितना हुआ ये भी जो है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके मेरे भाई, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अगले क्लास जो है, यानी कि क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, तो ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।